मेरी बेटी को भी ये सिखाया गया है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। प्लान बना लिया कि 18 साल तक इसका ब्रेन वॉश कर देना है। उनके कंट्रोल में चले गए हैं और वो जो करवाना चाहिए ये कर। मैं तरस गई अपनी बेटी को देखने के लिए। ऐसे करते करते पूरा उसको कंट्रोल में ले लिया गया। वो 18 साल की हुई, 1 दिसंबर को दिल्ली पहुंच। मैं अपनी माँ से प्रोटेक्शन चाहती हूँ और मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। उसको इतना लालच दिया गया है भगवान का, सतयुग का, एक ट्रैप बिछाया गया और उसकी वो दिल्ली आ गई। उसके बाद से पलट के नहीं, चैट से वो खुले तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया। माँ बाप को माँ बाप नहीं बोलते हैं, बंधन बोलते हैं। शंकर की आत्मा इनमें आती है, राम की आत्मा आती है कि उसको वहाँ से निकालूं। अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है अपनी, अब वो पछता रहे 16-17 की उम्र के बच्चों को। चैनल पर वीडियोस ऐसे हैं कि माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो कुछ समय पहले हमने आपको राजनगर की एक खबर दिखाई थी, जहां पर एक लड़की को जो है वो आश्रम से कुछ लोग उठा कर ले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो उस लड़की के घर वाले थे। आखिर मामला क्या था? उस लड़की की जो मदर है वो मेरे साथ है और उनसे हम इस सारी घटना के बारे में जानेंगे कि कैसे वो लड़की आश्रम पहुंची और अब वो अपने खुद के माता पिता से मिलना नहीं चाह रही है। और कोर्ट में जो है इसका केस भी चल रहा है। कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया है कि लड़की जो है वो, जो माता पिता हैं वो लड़की से मिल सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जो आश्रम के लोग हैं उनके ऊपर ये आरोप है कि वो माता पिता से मिलने के लिए जो है वो लड़की को नहीं दे रहे। तो पूरी स्टोरी समझेंगे कि कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे लड़की आश्रम तक पहुंची और कैसे जो है वो उसके ब्रेन को कहूँगा कि एक तरह से वॉश किया गया है। तो पेरेंट्स मेरे साथ हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। बताइए कि क्या हुआ और कैसे जो आपकी लड़की है वो इस आश्रम के संपर्क में आई। सर, पहली बात तो मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी बेटी इकलौती बेटी है मेरी। और मेरे परिवार में जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे ताऊ जी की लड़कियां हैं, वो ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करती थी और धीरे धीरे वो लोग टच में आए इन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वालों के और इनको फॉलो करना चालू किए। और इनका ये रहता है कि आप जितना प्रचार करोगे उतना ज़्यादा आपको पद मिलेगा सतयुग में। तो वो सबको प्रचार करना चालू किया, अगल बगल वालों को। और जब भी हमारे घर आती थी कोई भी फेस्टिवल पर या ऐसे, तो हम सबको भी वो सुनाती थी। तो हम तो इतना इंटरेस्ट दिखाए नहीं। मेरी बेटी को आध्यात्मिकता में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, भगवान की बातें जानने में, तो वो उनके साथ बैठ के सुनती थी बातें। तो मेरे परिवार वो मेरे रिलेटिव्स, मेरी ताऊ जी की लड़कियाँ, वो घर पर आती थी तो सब सुनाती थी। मैंने तो कभी इतना ध्यान दिया नहीं, वो पीछे पड़ी रहती कि सुनो, ज्ञान है, सतयुग का ज्ञान है, तुम सुनोगी तो आगे जाओगी, भगवान के रास्ते पे, भगवान में तुमको भी इंटरेस्ट है, ऐसे वैसे। तो फिर बाद में मेरी बेटी सुनना चालू की तो मुझे उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है और मैं उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाती थी। शायद ये दे दें, जो भी वो सवाल करती थी पिछले जन्म का, अगले जन्म का, मैं जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि इतना ज्ञान मुझे है नहीं। फिर मेरी मदर भी थोड़ा बहुत सुनी है, फॉलो करने की कोशिश की है, लेकिन उनको भी कुछ समझ में नहीं आई चीज़ें। और फिर धीरे धीरे मेरी बेटी उनसे ज़्यादा मतलब कनेक्शन में आ गई और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई उन लोगों के साथ। थोड़ा सा अटपटा मुझे भी लग रहा था, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था कि क्यों मुझे अटपटा लग रहा है। भगवान की तो बातें करते हैं ये लोग। और जब भी कहीं जाने की बात हो, वो उन्हीं के घर जाना पसंद करती थी और बहुत ज़िद करती थी, तो मुझे भेजना पड़ता था कि मतलब गलत जगह नहीं जा रही है, बहनों के यहीं जा रहे हैं तो सेफ़ है करके। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये जो इनका गुरु है अमोल कोंकणे करके, उनसे परिचय करवाया, मेरी बेटी का परिचय करवाया। मुझे थोड़ा सा नॉलेज था कि वो उनसे बात करती है। उसका ये कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं इनसे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखती हूँ बहुत सारी। आप बोलते हो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, तो मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे अपने आप को मतलब आगे बढ़ा रही हूँ, तो आपकी शिकायत ही दूर कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है अगर सीख रही है तो। पहले बहुत ज़्यादा मुझसे चिपकी रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी, तो अब ठीक है बात कर रही है, किसी से तो बात कर रही है करके मैं ठीक है कंटिन्यू कर रही थी उसको, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं दे रही थी उसको। फिर समझ में आया कि वो धीरे धीरे मुझसे भी दूर होती जा रही है और पढ़ाई से भी दूर होती जा रही है, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही है, ना खा रही है, ना पी रही है, ना सो रही है। इनका ये जो अमोल कोंकणे हैं वो काम देते थे यूट्यूब में उनके वीडियोस एडिटिंग करना, कुछ ना कुछ, तो वो थोड़ा थोड़ा करके चालू हुआ और फिर उसको अपने कोर टीम में जोड़ लिया गया। उसको थोड़ा भाव देना चालू कर दिया उसने। तो फिर बेटी ने भी मतलब मान लिया कि मैं एक बड़ी टीम की मेंबर हूँ और एक बड़ा पोस्ट है मेरा और मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो स्कूल की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ के
वो उसी में लग गई। और एक दिन भी अगर वो कुछ काम नहीं करती थी तो वो पूछते थे कि सेवा रिपोर्ट दो आज की, तो उसको रिपोर्ट देना पड़ता था और उसके चलते उसको करना पड़ता था। फिर वो बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करना धीरे धीरे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, करते करते बहुत दिन तक तारीफ़ करना। फिर अगर एक दिन इसका कोई रिपोर्ट नहीं गया तो फिर इससे बात नहीं करना। तो फिर ये डर जाती थी कि भाई जी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे करते करते पूरा उसको कंट्रोल में ले लिया गया। तो कैसे मतलब उन्होंने कैसे इस तरह से इंटरेक्शन क्या क्या किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे? उम्र जी आपकी जी लड़की जी की जी उम्र क्या थी जब ये इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ? जी। तो पहली बार जब मेरी बेटी ने बात की तो उसको ज़्यादा लोगों से वो बातचीत नहीं करती थी और उसको दिमाग में ये था कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात कर रही हूँ, तो मैं देखूँ अपने आप को देखूँ कि मैंने कैसे बात की है। एज क्या थी? उस समय उसकी उम्र 16.5 साल की कुछ थी। ये 2022 सितंबर की बात है। तो उसने रिकॉर्डिंग की उस कॉल की। वो कॉल रिकॉर्डिंग मुझे बाद में मिली है। उसमें वो पूछ रहे थे कि आपकी मतलब आप नवंबर में 18 साल की होने वाली हो ना करके। तो उसने बताया कि नहीं भाई जी, इस नवंबर में नहीं, अगले नवंबर में होंगी मैं। तो फिर वो कैलकुलेट, आवाज़ भी आ रही है उस रिकॉर्डिंग में, कैलकुलेट कर रहे थे। अच्छा आप 2000 अगले साल 18 साल की होगी। मतलब दिमाग में उसने प्लान बना लिया कि 18 साल तक इसका ब्रेन वॉश कर देना है, मतलब इतना टाइम है मेरे पास या जो भी। फिर उसी कॉल में वो पूछता है कि माँ क्या डांटते रहती है हमेशा तुमको? तो उसने मेरे फेवर में बोला कि नहीं भाई जी ऐसे तो नहीं डांटती है, लेकिन जब मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ, सोती नहीं हूँ तो तब डांटती है। ऐसे धीरे धीरे करके पहले कॉल से ही उसने ब्रेन वॉश करना चालू कर दिया। और उसी कॉल में, पहली कॉल में ही उसने कहा कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे शेयर करो। तो एक लड़की जो 16 साल की है, उसकी माँ उसके साथ है, तो वो किसी और से क्यों प्रॉब्लम शेयर करे अपनी? और उसने इतना उसको डाइवर्ट किया जा रहा हाँ है कि मैं केयर टेकर हूँ, शेयर मत करो मुझसे। हाँ मैं तुमको सही गाइडेंस दूंगा, केयर टेकर हूँ मैं तुम्हारा। तो धीरे धीरे प्यार से बात करते करते उसको अपनी तरफ मोल्ड कर लिया। और उसके बाद बहुत सारी कॉल्स हुई, बहुत सारी चैटिंग हुई। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और अब पता नहीं वो उन लोगों ने सिखाया, मेरी बेटी का दिमाग तो शायद नहीं चला होगा, क्योंकि उसको इतना नहीं है कि मैनिपुलेट करना नहीं आता उसको। बच्ची है वो अभी, वो कभी अगल बगल वालों के घर भी नहीं जाती थी। तो फिर उसने सारे इन लोगों के नाम अपने फ्रेंड्स के नाम से, जैसे कॉलेज फ्रेंड्स हो गई, स्कूल फ्रेंड्स हो गई, उनके नाम से सेव किया, कुछ कोड लगा के ब्रैकेट में कि ये उनका नाम है। जैसे अमोल कोंकणे है तो AK करके ब्रैकेट में लगाया, AK सर करके लगाया, फिर ब्रैकेट में कुछ और कोड लगाया। ऐसे करके सबके नाम फ्रेंड्स के नाम से सेव किया और सबको लॉक कर दिया व्हाट्सएप में। और जब मुझे कुछ लगता था कि ये कुछ गलत चीज़ों में फंस रही है क्या, तो मैं देखती थी तो फ़ोन हाथ में दे देती थी। और मुझे नहीं पता कि वो कुछ चैट्स लॉक्ड हैं करके, तो कभी मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और कभी मेरी बेटी का इंटरेस्ट लड़कों में था भी नहीं, तो मैं उस बात से भी निश्चिंत रही कि ये गलत लड़कों से तो बात नहीं करती है तो सिर्फ भगवान का काम करती है, भगवद गीता के श्लोक वगैरह पढ़ती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं उतना शक भी नहीं करती थी। तो ये चीज़ें हुई और इस धोखे में मैं रह गई कि मेरी बेटी गलत कुछ नहीं कर रही। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझसे कटती जा रही है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने कुछ समझने की कोशिश की, अपने रिश्तेदारों से, बहनों से बात की, तो उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र है, बचपन में चिपकी रहती थी, अब फ्रेंड्स से घुल मिल रही है, इसलिए थोड़ा दूर हो रही है, डरने वाली कोई बात नहीं होगी। आपकी लड़की दिल्ली कब पहुंची? सबसे बड़ा सवाल ये है। दिल्ली वो पहुंची जैसे ही 18 साल की हुई। 18 साल की होते ही, जैसे 17 नवंबर को 18 साल की हुई, 1 दिसंबर को दिल्ली दिल्ली के लिए निकल गई। उनका प्लान था अगले ही दिन निकलने का, जैसे 18 नवंबर को निकलने का। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ गई हुई थी, दिवाली का टाइम था, तो वो बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अकेली चली जाऊँ ताकि वो पीछे से निकल जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरी ज़िद थी कि हम वहीं चलेंगे, पूरे सारी मेरी बहनें आ रही है, पूरे परिवार वाले मिलेंगे और बर्थडे भी वहीं मनाएंगे। तो फिर उसको आना पड़ा, तो उनका प्लान पोस्टपोन हो गया। फिर जो जहाँ तक मुझे चैट्स में समझ में आया कि जो लेडी इसको लेने आने वाली थी, उसने कहा कि मैं जा रही हूँ दिल्ली अगले दिन की, मतलब 18 नवंबर का चैट में उसका था, मैं जा रही हूँ दिल्ली करके। तो मेरे बाद में मुझे समझ में आया कि इसके साथ जाने का प्लान था, ये नहीं जा पाई तो वो अकेली चली गई। फिर 1 दिसंबर को इशारा था कि वो कॉलेज में उसने मैसेज किया कि वो बैग लेके जा रही है, जैसे एक इमोजी उसने भेजा, GIF भेजा उसने, और उधर से ये खुश हो रही है, ऐसा कुछ चैट में समझ में आया। लेकिन मेरी बेटी का कहना है कि वो अकेली दिल्ली आई है, बहुत दूर से 2 दिन का सफ़र करके, जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करके, जनरल टिकट लेके, और यहाँ के लोगों को किसी को कोई जानकारी नहीं है। कोयम्बटूर से जब बेटी चली तो इनसे संपर्क कैसे हुआ? कुछ दिया था सिम वगैरह, फ़ोन वगैरह उनको? हाँ, वो जब हम लोग गए थे पेरेंट्स के यहाँ, तो मेरी बहनों से भी हम मिलने गए थे,
तो वहाँ मेरी ताऊ जी की लड़की जो है मेरी जानकारी के बिना उसको एक सिम देती है, एक एनवलप देती है जिसमें मेरे ख्याल से एक ड्राफ्ट था जो उसको निकलने से पहले पुलिस स्टेशन में देना था कि मैं फ़लाना ज्ञान फॉलो करती हूँ, मेरा नाम एज ये है और मैं अपनी माँ से प्रोटेक्शन चाहती हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ करके, क्योंकि ये एक तरीका मतलब उसके बाद माँ कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए वो ड्राफ्ट दिया गया। उसने वैसे 4-5 लेटर लिखे अपनी हैंड राइटिंग में, और जो लेडी आई थी उसके साथ जाके मैंने उसके मतलब कॉलेज से कहाँ गई थी, उसका कैब का जैसे ओला कैब वगैरह वो सारा डिटेल निकाला उसके मेल आईडी से, तो उसमें समझ में आया कि वो वहाँ से रेलवे स्टेशन गई थी, फिर वहाँ से और कहीं गई, ऐसे कुछ समझ में आया। सारे लेटर्स उसने रजिस्टर पोस्ट किए वहाँ कॉलेज के पास के पुलिस स्टेशन को, वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन को और सिटी के पुलिस स्टेशन को, हर जगह उसने पोस्ट किए। तो फिर 1 दिसंबर को जब वो निकली तो मुझे तो बताया था उसने कि वो कॉलेज की ट्रिप में जा रही है। ट्रिप में मैंने उसको पैसे दे के भेजे और मैं सच में सोच रही थी कि कॉलेज ट्रिप में जा रही है। और जब घर से निकली कॉलेज के लिए कि 2 दिन बाद वो ट्रिप में जाएगी, सामान लेके मेन रोड तक पहुंची कॉलेज बस के लिए, और फिर उसको लगा कि माँ को छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए, और मैं अच्छे से मतलब माँ से बाय बाय भी नहीं कर पाई करके। फिर वो सामान रोड के किनारे कहीं पर रख के फिर वापस आती है, मुझे फ़ोन करके नीचे बुलाती है कि माँ एक बार नीचे आओ, फिर मेरे गले लगती है। कहीं ना कहीं उसके मन में दुख जरूर है, लेकिन उसको इतना लालच दिया गया है भगवान का, सतयुग का, कि तुम सतयुग में जाओगी। एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया उसको पूरी तरह से 2 सालों के अंदर। जी 2 सालों के अंदर तो नहीं बोलूँगी, मेरी बहनों ने कुछ कर दिया था, पहले शुरुआत कर दी थी, और बाकी पूरा ये आदमी जब आया उसकी लाइफ में धीरे धीरे करके बहुत सारे तुम्हारे ऊपर बढ़ेंगे, तुम जितना काम करोगे, जितनी सेवा करोगी, उतना ऊंचा पद मिलेगा, ऐसे करके। और जब वो मुझसे छूट नहीं पा रही थी तो इसको मोह माया का नाम दे दिया कि माँ, और फिर तब भी अगर वो नहीं छूट पा रही तो उसको ये और लालच दे दिया कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ भी सतयुग में जाएगी। तो उसको नुकसान नहीं लगा, वो मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि माँ ये सही नॉलेज है, आप इसको समझो करके। और जब ये यहाँ पर पहुँच गई इस आश्रम में, उसके बाद आपकी मुलाकात कभी हो पाई इससे? मुझे जब पता चला तो उसी दिन जब वो हॉस्टल नहीं पहुंची, 2 दिन तक मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहा। मैं इतनी बार कांटेक्ट की तो बहाने करती रही कि मतलब मुझे यहाँ फ़ोन डिपॉजिट करना पड़ रहा है, फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, ऐसे वैसे करके। जब 3 दिन हो गए थे कॉलेज ट्रिप से आ गई करके मैंने कॉल किया उसको, तो फ़ोन किसी और लेडी ने उठाया, मेरे ख्याल से वो जो साथ में थी लेडी वही होगी। तो उसने कहा माता जी करके बुलाया, तो मैंने कहा, मैं एकदम शॉक हो गई कि ये माता जी शब्द तो कॉलेज की लड़कियाँ नहीं बोलेगी। और मैंने कहा आप कौन? तो उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर मैं लगातार 15-20 कॉल की तो रिसीव नहीं किया। फिर उसने मैसेज किया कि अभी कॉलेज पहुँचे हैं, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैं आधे घंटे में आपको कॉल करती हूँ। फिर वो रिलैक्स हुई, वो आपस में सलाह मशवरा करे होंगे, फिर समझ के आधे घंटे बाद कॉल करके एकदम नॉर्मल तरीके से बात की। तब भी मुझे बेचैनी हो रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि 2 दिन से बात नहीं की और अचानक से फ्रेंड्स के बीच में ये माता जी वाला शब्द कहाँ से आ गया। मैंने पूछा कौन था, तो उसने कहा कोई नहीं, आपको ही ऐसा लग रहा है, किसी ने कहा ही नहीं। तो मैं इतनी रिलैक्स होकर बात कर रही थी कि मैं सच में मतलब कंफ्यूज हो गई थी कि सच में मैंने कुछ सुना तो था। फिर उस दिन रात को मैंने फिर से कॉल किया, मैंने कहा वीडियो कॉल रिसीव कर, तो बोली कि सारे फ्रेंड्स सो रहे हैं, लाइट बंद है। मैंने कहा बाहर आके बात कर। तो फिर उसने वहीं से वीडियो कॉल रिसीव किया और मैंने देखा कि उसके पीछे एक पर्दा था और वो हॉस्टल का रूम नहीं था, ये मुझे क्लियर हो गया था। तो जब बेटी आश्रम में थी तब कभी बात हुई बीच में? जी 2 साल तो नहीं, बहुत ज़्यादा 2.5 साल से भी ऊपर हो गया है जी। बीच में बात होती थी बेटी से? जी, तो मैं अगले दिन फिर मैंने उससे फ़ोन पर बात की। उसने मेल किया था अगले दिन सुबह कि मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ, आप हॉस्टल से मेरा सामान ले आना। तब तक मैं सोच रही थी कि वो गई है किसी से मिलने और वापस आ जाएगी, तब मैं उससे आराम से बात करूँगी। तो फिर अगले दिन मेल आया तो मुझे समझ में आया कि ये छोड़ के चली गई है। फिर मैं उसको फ़ोन करके मैंने कहा कि तू बोले बिना चली गई तो क्या हो गया, मैं वापस ले आऊँगी, तेरे को ऐसे नहीं जाने दूँगी। पढ़ाई छोड़ के कॉलेज ज्वाइन की है, अभी बस दुनिया देखना चालू की है, तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाने दूँगी। मैं जीजाजी को, मेरे जीजाजी थे है तो उनको मैं लेके आऊँगी करके मैंने कहा। तो उसने तुरंत गाइडेंस से ही यहाँ के दिल्ली के साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी को मेल किया कि मैं मम्मी को बता दी हूँ, तरीके से बताई हूँ कि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई हूँ करके। उसके बावजूद भी मम्मी मुझे धमकी दे रही है, तो मुझे प्रोटेक्शन दे, मम्मी से प्रोटेक्शन दिलवाया जाए। तो ये चीज़ें हुई थी जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये पूरा इतना सिस्टमेटिक एक ट्रैप बिछाया गया और उसके हिसाब से चला जा रहा है। और फिर उस रात को मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने पुराना लैपटॉप खोला जिसमें उसका गूगल का लॉगिन था,
देखा उसमें तो उसके 2-3 घंटे पहले ही, जैसे मैंने बात किया उसके 2-3 घंटे बाद का वो मेल गया था कि मम्मी से प्रोटेक्शन चाहिए यहाँ आके। और उससे पहले मैंने देखा उसका मतलब सारे सेंट मेल्स में से मैंने देखा कि इतने मेल्स कॉलेज को गए हैं मेरे नाम से कि मैं अपनी बेटी को घर बुला रही हूँ। आई है वो, उनमें से कई बार आई है, उसने आजमाया कि कॉलेज वाले उस मेल को एक्सेप्ट करते हैं, मेरी तरफ से नहीं। और मुझे ये प्रोसेस नहीं पता था कि वैसे मेल करके इन्फॉर्म करना पड़ता है। और जिस दिन उसको निकलना था वो उसी मेल आईडी से मेल की है कि मम्मी मतलब मैं मेल कर रही हूँ जैसे कि मैं अपनी बेटी को घर बुला रही हूँ, तो आप अलाउ करें मेरी बेटी को करके। और वैसे वो बाहर निकली और पहुँच गई दिल्ली। मुझे मेल से इन्फॉर्म किया उसने और फिर दिल्ली आई थी मैं अगले दिन। दिल्ली आई और उसके बाद फिर वापस कभी नहीं आई? हाँ, वो दिल्ली आ गई, उसके बाद से पलट के नहीं आई। आश्रम में आने के बाद कभी वापस नहीं जी। आई? ना कभी बातचीत हुई इस दौरान? उस दिन फिर अगले दिन मैं पहुंची थी दिल्ली। इन 2.5 सालों के दौरान कितनी बात हुई? शुरुआत को छोड़ दे दो। मैंने मतलब समझना चालू किया कि क्या क्या हुआ, कहाँ गलती हुई है करके। तो फिर वो जो नंबर यूज़ करती थी वो मेरे फादर के नाम पर था। तो फिर मैंने उसकी नई सिम निकलवाई। वो लैपटॉप और फ़ोन लेके आई थी जो यहाँ पर उसने दे दिया इन लोगों को। तो फिर नई सिम निकलवाई, उसका चैट बैकअप लिया मैंने। तो इनके सारे जो भी चैट से वो खुले तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया, कैसे उसको धीरे धीरे तारीफ़ करके ट्रैप किया गया, कैसे उससे काम करवाया जाता था, क्या क्या बातें वो आदमी करता था मेरी बेटी से उसको मैनिपुलेट करने के लिए। वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई और लास्ट में किस दिन उसको आना है ये चीज़ भी क्लियर हो गई उसमें। और उस दिन तक की चैट्स उसमें अवेलेबल थी जिस दिन तक उसको नया सिम नहीं मिला। कि जो ओनर है इस पालम में, जो ओनर है वो भी चैट करती थी, वो भी क्लासेस लेती थी और उनके भी चैट्स मैंने देखे। उसमें कुछ चैट्स ऐसे हैं कि इसको लालच दे रही है कि यहाँ का माहौल देखो कितना शांत है, यहाँ की लड़कियाँ देखो मेडिटेशन कैसे करती है, ये फ़ोटोज़ देखो, इसमें कौन सी फ़ोटो तुमको ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब वो उस माहौल में पूरी तरह अपने आप को महसूस करे और घर से कट जाए। और इनका एक तरीका ये भी होता है कि माँ बाप को माँ बाप नहीं बोलते हैं, बंधन बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे मैं मम्मी के साथ हूँ ये नहीं बोलती हैं, ये बोलती है कि मैं बंधन में हूँ। तो सामने वाले समझ जाए कि वो माँ उसके पास है। और ये बोलने से चालू हो कि वो फील करना चालू कर दी कि मेरी माँ मेरे लिए बंधन है। और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने ये समझाना चालू कर दिया कि अगर तुम वहाँ पर रहोगी, अब मैंने डांटना चालू कर दिया, इसको समझाना चालू कर दिया कि तुम तबीयत का ध्यान नहीं रख रही हो, ना खा रही हो, ना सो रही हो, ना पढ़ाई कर रही हो। तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, ये तेरा सारा खेल बंद करवा दूँगी जो भी तू कर रही है भगवान के नाम से। भगवान ऐसा नहीं करता है कि माँ से अलग कर दे और तुम मुझसे कटती जा रही हो, और ये चीज़ मैं होने नहीं दूँगी। तो फिर इसने यहाँ बताना चालू किया कि मम्मी डांट रही है मुझे। तो शायद इन्होंने सजेस्ट किया, शायद क्या सजेस्ट ही किया है इसको कि तुम अपनी माँ की बातें रिकॉर्ड करो। तो फ़ोन हाथ में पकड़ी ही बैठी रहती थी। मैं उसको कभी समझाई हूँ, कभी डांटी हूँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे वापस उसके चैट में मिला कि मेरी है आवाज़ में। मैं एकदम दंग रहेगी कि ये तो मैंने उसको समझाने के लिए किया था, ये तो मैंने डांटा था। लेकिन माँ कोई डांटती है तो कोई गलत इंटेंशन से तो नहीं डांटेगी। कोर्ट का आदेश था कि आपकी बेटी को मिलने दिया जाए, जी। क्या वो मिलने देते थे आपको? मुझे अपनी बेटी को देख के 2 साल के ऊपर हो गए। 2024 आप आश्रम में रहने गए थे कोर्ट के आदेश से। जी। वहाँ पर आपने क्या देखा आश्रम के अंदर? वहाँ जी, का बताइए। वहाँ पर पहले तो बोले थे कि आप आराम से रह सकती हो, आपकी बेटी आपके साथ रहेगी। नीचे का रूम दिया, ठीक है, लेकिन बेटी को मैं टच नहीं कर सकती। उसका बेड अलग, मेरा बेड अलग, वहाँ तक भी ठीक है। रात को वो लाइट बंद करके नहीं सोते हैं क्योंकि मेरी बेटी का कहना है कि वहाँ पर आत्माएं घूमती रहती है, अगर लाइट बंद होगी तो वो अटैक करेगी। जबकि पहले कभी ऐसा नहीं था कि वो लाइट बंद करे बिना सो सकती थी। तो रात भर उसने लाइट बंद नहीं की। और एक चीज़, सारे जेंट्स जो हैं वो सारे दुर्योधन दुशासन है। कोई भी सगा भाई भी है तो वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है। उसने ये नहीं सोचा कि जो गुरु है वो भी दुशासन है क्योंकि वो भी जेंट्स है? जी नहीं, वो तो भगवान, मतलब उनमें भगवान प्रवेश करते हैं, इसको ये सिखाया गया। उनको वो अष्टदेव बोलते हैं, अष्टदेवों में से एक। जो इनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो रोहिणी में है, उसके गुरुजी, उसके फाउंडर जो हैं वो वीरेंद्र देव दीक्षित। उन पर आपने सुना होगा 2018 में बहुत सारे केसेस हुए थे, 17 के एंडिंग में 18 में बहुत सारी लड़कियां सामने आके बोली है कि उन्होंने गलत किया है उनके साथ। तो तब वो भाग गए थे और सीबीआई उनके पीछे तब से लगी है और उनको लास्ट तक ढूंढ नहीं पाई है। अब तो वो ख़त्म हो गई, ये सुनने में आ रहा है। ये जो आदमी है अमोल कोंकणे, ये उनका वकील था और इनके ही रिकॉर्डिंग्स में कुछ ये समझ में आया कि इन्होंने ही उनको
भगाया कि मतलब आप चले जाओ, मैं संभालूंगा पीछे से, और पूरी सत्ता इन्होंने संभाली पीछे से। अब जब वो ख़त्म हो गए, डिक्लेयर हो गया है, डेथ सर्टिफिकेट आ गया है, तो अब इस आदमी ने बोलना चालू किया है कि जो भगवान उस शरीर में आते थे अब वो इनके शरीर में आते हैं। शंकर की आत्मा इनमें आती है, राम की आत्मा आती है, कृष्ण की आत्मा आती है, और अब वो उनकी गद्दी ले चुके हैं और ये सब लोग उनको वही मानते हैं कि वो एक डिवाइन सोल हैं, वो अष्टदेव हैं, और वो बोलेंगे वो पूरी दुनिया को सुधार सकते हैं। एक उनका वीडियो ऐसा ही है जिसमें बोला गया है कि अभी मैं आपको बोल रही हूँ, वो सुनेंगे वो तुरंत वीडियो डिलीट कर सकते हैं, कि अष्टदेवों की दृष्टि से भी सृष्टि सुधर सकती है। मतलब वो अगर दृष्टि देते हैं, दृष्टि देने का मतलब मेडिटेशन खुली आंखों से और उनकी आंखों में आंखें डाल के बैठ जाना बस, तो उससे भी सृष्टि सुधर जाएगी, ये उनका कहना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत गलत सिखाई जा रही है उनको। और अभी जो इंसिडेंट हुआ परसों का, जी, वो क्या था सर? मैं तरस गई अपनी बेटी को देखने के लिए। दो साल के ऊपर हो गए मैं अपनी बेटी को नहीं देख पाई, और मैं इतनी बार फ़ोन पर बात की हूँ तो हर बार समझ में आता है कि उसके चारों तरफ कोई लोग हैं जो उसको गाइड कर रहे हैं, वो अकेली कभी बात नहीं करती। अभी मैं स्कूल की टीचर हूँ, तो मैंने कहा छुट्टियाँ ख़त्म हो रही है, मुझे देखना है, तो बोली कि मैं बोलूँगी आपको कब मिलना है, अभी फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है आपसे मिलने का। मैंने कहा छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं नहीं आ पाऊँगी। तो उसने कहा चलो मैं 1 तारीख को बताती हूँ, मतलब 1 तारीख के 15-20 दिन पहले कुछ मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा अच्छे से कहा कि मैं 1 तारीख को आपको बताती हूँ। मैं 1 तारीख का इंतज़ार करते करते फिर मैंने 1 तारीख को कॉल किया, तो उस दिन उसका कहना है कि अगर आप अपना कोर्ट का केस वापस लोगे तो मैं आपसे बात करूँगी, आपसे मिलूँगी, वरना नहीं। उसके पहले तक उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, उसके दिमाग में ये बात भी नहीं थी। अचानक 1 तारीख को उसके दिमाग में आ गया कि कोर्ट का केस विड्रॉ करूँगी तो ही वो मुझसे बात करेगी। तो तरस गई मैं अपनी बेटी को देखने के लिए। अब मैं हर जगह घूमी हूँ, मैं हर जहाँ मैं एप्लीकेशन दे सकती थी वहाँ दी हूँ। मैंने कमिश्नर ऑफिस में दिया, मैंने कुछ NGOs में दिया, कुछ हिंदू संगठनों में दिया, मैं डिप्टी CM के पास गई, मैं NHRC में गई, NCW में गई, मतलब जहाँ मैं घूम सकती थी हर जगह मैं घूमी हुई 2.5 साल में। मुझे 3-4 दिन की भी छुट्टी मिलती है, मैं दिल्ली आ जाती हूँ कि इन 2-3 दिन में कुछ मतलब उम्मीद बनी रही कि कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। हर जगह घूमी हूँ अकेले, बहुत परेशान हो। अब फाइनली जब कुछ हो नहीं रहा है, अभी हाल ही में कुछ वीडियो ऐसा मिला जिसमें वो हनुमान जी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था और हिंदू संगठन ने उस पर थोड़ा सा संज्ञान लिया और एप्लीकेशन दिए पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया और उस पर कुछ एक्शन ज़्यादा हुआ नहीं। अब मुझे समझ में आया कि मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि बेटी को, बहुत सारे पुराने विक्टिम्स हैं जो रोहिणी के हैं, जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके आज रो रहे हैं, जिनकी कोई लाइफ नहीं है, कैरियर नहीं है, ना कमाई है, ना पढ़ाई है, ना फैमिली है, ना शादी है, कुछ भी नहीं है। तो उन सब से मेरी बातचीत हुई, मैं वो सारी सच्चाइयाँ मेरी बेटी के सामने लाना चाहती हूँ, लेकिन बेटी को ये समझाया गया है कि तुम इन लोगों से मिलोगी तो तुम अनिश्चय बुद्धि हो जाओगे, ये सारे हार के गए हैं, तुमको हारना नहीं है, और तुम इनसे बात करोगी तो तुम भी उनमें एक हो जाओगे, तो तुमको किसी से बात नहीं करनी है। मैंने हर वो कोशिश करके देख ली अपनी बेटी को बताने की, लेकिन जब भी मैं इनके खिलाफ कुछ बोलती हूँ वो ऐसे कान बंद करके बैठ जाती है, बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहेगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं कोशिश ऐसे करूं कि उसको वहाँ से निकालूं और थोड़े दिन अपने पास रखूं, वो थोड़ा सा उस माहौल से बाहर निकलेगी, रिलैक्स होगी, फिर उसके बाद इन सब लोगों से बात करवाऊंगी तो वो सच्चाई समझ जाएगी कि वीरेंद्र देव दीक्षित ने क्या किया था और उनका चेला ये है तो ये क्या कर सकता है। तो बहुत सारी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, बूढ़ी भी हो गई हैं अब, लेकिन उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। बहुत सारे सुसाइड केसेस भी हुए हैं उनके आश्रम में जो सारे दबा दिए गए हैं। बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, इनके खिलाफ प्रूफ हैं, जो सारी चीज़ें मैं अपनी बेटी को दिखाना चाह रही थी। जो ड्रग्स ला के उसमें किए थे वो सब सारी रिकॉर्ड है, वो तो सारे रिकॉर्डेड है, नेशनल मीडिया पर भी है बहुत पहले से भी दिया जाता था। लेकिन इसको बताया गया कि वो सारे झूठे केसेस किए गए थे बाबा पर, और उन सब का क्लीन चिट बाबा को मिल गया है। अगर बाबा को क्लीन चिट मिल गया है तो वो फरार क्यों था, लास्ट तक फरार क्यों था? तो बस एक चीज़ रटा देते हैं और वो वही उसी चीज़ को फॉलो करती है कि हाँ, आज भी वो बोल रही थी यहाँ जो भी कल जो किस्सा हुआ था उसके बाद पुलिस वालों से जो बात हुई, उनको क्लीन चिट मिल गई है, सब झूठे केसेस उन पर किए गए हैं, मतलब लाइनें रटा देते हैं उनको। और वीरेंद्र देव दीक्षित का ये कहना था कि वो उसी शरीर के साथ इन सबको, जो उनको फॉलो करेगा वो उन सबको सतयुग लेके जाएगा, और वो 2022 में मर गया वो। और फिर अब इनका कहना है कि
उनमें जो शंकर की आत्मा आती थी, राम की आत्मा आती थी, कृष्ण की आत्मा आती थी। अब आपकी लड़की कहाँ है? अभी फ़िलहाल वो नारी निकेतन में है। मैंने कोशिश तो अच्छा सोच के किया था कि वो थोड़ा मेरे पास रहेगी तो मैं उसको सिखा के फिर उस पर छोड़ दूंगी कि उसको क्या करना है। माँ हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको गलत जगह पर मैं नहीं रहने दूँ, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। जैसे बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी बर्बाद की है अपनी, अब वो पछता रहे हैं। अगर इतना टाइम मेरी बेटी का बर्बाद होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभी स्थिति क्या है आपकी? अभी जी तो परेशान है वो, कंफ्यूज है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रति बयान दे रही है अभी। हाँ, तो उसको लग रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मुझे पता है कि मैंने क्या सोच के किया है। मैं हर रात में कितना परेशान होकर सोती हूँ ये मुझे पता है कि मेरी बेटी सेफ जगह नहीं है। उसको अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो, उसको कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। मेरा कहना है कि खुश रहना ज़रूरी नहीं है, एक प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए। खुश रहना भी ज़रूरी है, लेकिन एक समाज को एक प्रोडक्टिविटी दें, कुछ अच्छा किए हो ये सेटिस्फेक्शन रहे। वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ खाना पीना, वो जो दूसरे लोग दिए हैं वही, मतलब दान में जो दिए हैं वो खाना है और कुछ उम्मीद नहीं रखना है। शरीर से कोई लगाव नहीं रखना है, इनका कहना रहता है। तो सिर्फ आत्मा है, हम कुछ नहीं है। गुरुजी को समर्पित कर सब और यहाँ तन से भी, मन से भी, धन से भी। यहाँ की लड़कियों का ये कहना है कि हम इनके कहने पर हम अपना गला भी काट सकते हैं, इतना उनके कंट्रोल में चले गए हैं और वो जो करवाना चाहिए ये करने को तैयार है। ये हालत इनकी। प्रशासन से क्या मांग आप कर रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं, आपके दर्द को समझेंगी, क्या मांग करना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से? जी, एक मेरी बेटी की ही बात नहीं है, ये इनका ग्रुप जो है पूरे देश भर में सारे स्कूल्स कॉलेजेस में जाके प्रचार कर रहे हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। मैं इनके चैनल पर देखा जाए तो बहुत सारे वीडियोस हैं, सारे स्टेट्स के अलग अलग वीडियोस बनी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये पकड़ते हैं 17-18 के, 16-17 की उम्र के बच्चों को और उनको बोलते हैं कि हम आपको 1-to-1 आपको ज्ञान देंगे, फ्री ज्ञान देंगे, आपको आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे, आप जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो उससे बाहर निकालेंगे, आपको मन को तृप्त कर देंगे हम। तो आप हमको कांटेक्ट करिए। और दुनिया 2036 में ख़त्म होने वाली है, 2028 से दुनिया ख़त्म होना चालू हो जाएगी, जो धीरे धीरे 2036 तक ये कलयुग ख़त्म होकर सतयुग आना चालू हो जाएगा, ये उनका कहना है। तो लास्ट में वो ऐसा दिखाते हैं सीन कि पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है, मतलब प्रलय आ गया है, भूकंप आ गए हैं, ये सब डरा देते हैं बच्चों को। और ये काम सारे कल्ट्स का होता है इन्हीं चीज़ों से। मैंने किताब भी पढ़ी है कल्ट रिलेटेड कि कैसे वो ब्रेन वॉश करते हैं, तो सारे पॉइंट्स इन पर लागू होते हैं। और परिवार वालों को ये कुछ नहीं समझते हैं, बोलते हैं कि ये सब मोह माया है। मेरी बेटी बोलती कि आपसे ये आपका प्यार नहीं है, आपका मोह है और मुझे मोह में फंस के नहीं रहना है, मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे दुनिया मतलब भगवान को पाना है। तो ऐसी बातें ये सिखाते हैं कि माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनके चैनल पर वीडियोस ऐसे हैं कि माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसी पे किताब भी सिस्टर ने किताब भी लिखा है। अब जितने बच्चे वो हो गए थे तो उस पे किताब भी मैडम ने लिखा है। तो अब क्या गुहार लगाते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, क्या कहना चाहते? इनका जो आश्रम है इसकी जांच होनी चाहिए, क्या इनका ज्ञान है उसकी जांच होनी चाहिए। धीरे धीरे वो बोलते हैं हम 7 दिन का कोर्स देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। उस 7 दिन के कोर्स में ऐसा क्या होता है जो इंसान पूरी सोच ही बदल देता है और मतलब जो नॉर्मल लाइफ है उससे हट के सब कुछ छोड़ के उनके इसमें जाना पसंद करता है। 7 दिन के ज्ञान से ख़त्म नहीं होता है इनका, और बहुत डीप ज्ञान है। ये बोलते हैं कि अगर माँ को भी याद करो तो वो बेबिचारी याद हैं। इनके साथ जब मैं एक हफ्ता रही थी, उनके ही ज्ञान के पॉइंट सुनने की कोशिश कर रही थी। उसमें एक लाइन ऐसी आई थी कि देहधारियों को याद करना मतलब वो व्यभिचारी का काम है, उनको यही याद करो जिसके अंदर भगवान की आत्मा है। जब तक वीरेंद्र देव दीक्षित था उनको याद करो, अब वो ख़त्म हो गया तो अब वो भगवान की आत्मा इनके अंदर आई है तो इनके चेहरे को याद करो आप जी। तो इनकी जांच होनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए कि ये स्कूल्स कॉलेजेस में जाने की परमिशन इनको नहीं देनी चाहिए। मैंने पूरी संस्था खत्म होनी चाहिए। मतलब ऐसे कई माँ बाप फंसे हुए हैं और आने वाले जो नई जनरेशन के आ रहे हैं, लड़कियों को ही टारगेट, सिर्फ लड़के भी हैं तो लड़के को अपने काम के लिए वो लाते हैं कि सेवादार बना के कि अपनी सेवा करा सके। ये है क्या एक्चुअल में? जब बोर्ड के बाद तो निरंकार लिखा हुआ था, किस संस्था से जुड़े, क्या ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं? ये शुरुआत इनकी ब्रह्मा कुमारी से हुई थी। वीरेंद्र देव दीक्षित भी ब्रह्मा कुमारी इसमें मेंबर था पहले, फिर उसने बोलना चालू किया कि उसके अंदर शंकर की आत्मा आती है। जैसे ब्रह्मा बाबा वो बोलते हैं और उनमें ब्रह्मा की आत्मा आती है, तो इन्होंने बोलना चालू किया कि इनके अंदर शंकर की आत्मा आती है।
तो ब्रह्म कुमारीज वालों ने इनको मार के भगा दिया, जो बात इनको सहन नहीं हुई। फिर इन्होंने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से शुरू किया है अपना। अब इनको शंकर पार्टी भी बोलते हैं, एडवांस पार्टी भी बोलते हैं। फिर वहाँ जो उनको लोगों को जवाब नहीं मिलते थे सतयुग के रिलेटेड या जो भी, तो वो लोग इनसे जुड़ना चालू किए। उनको थोड़ी सी संतुष्टि यहाँ हुई, यहाँ की मेंबरशिप इनकी बढ़ने लग गई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और वही कहानी तो वही है, 7 दिन का कोर्स भी वही है, मैनिपुलेशन भी वही है। 36 में दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये बात जो बोलते हैं। मेरी बेटी को भी ये सिखाया गया है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। 2028 से दुनिया ख़त्म होना चालू होगी, कलयुग ख़त्म होना चालू होगा, सतयुग शुरू हो जाएगा 2028 से, और 2036 तक पूरी तरह सतयुग आ जाएगा। तो अब तुम अगर पढ़ाई करोगी, रेगुलर जो एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है वो करोगी, तो तुम भगवान की पढ़ाई नहीं कर पाओगी। इसमें तुम टाइम बर्बाद करने से अच्छा तुम यहाँ आ जाओ, तो तुम सिर्फ आध्यात्मिकता, और इस पढ़ाई में जितना आगे जाओगी उतना ऊंचा पद मिलेगा तुमको सतयुग में। तो ये इसलिए उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के कॉलेज ज्वाइन ही किया था। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देते देते बीच में जैसे ही वो 18 साल की हुई, एग्ज़ाम ख़त्म किए बिना ही आधे एग्ज़ाम में ही वो निकल के आ गई इधर। उसका कहना है, इनकी वेबसाइट पर भी अब अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा जाता है कि डॉगली पढ़ाई बोलते हैं इस पढ़ाई को, और ये इनकी गॉडली पढ़ाई है। तो जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो सारे मतलब डॉगली पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है इनको, सिर्फ इनका ज्ञान ही सब कुछ है, ये बताया जाता है। मैं इस सभी माँ और जितने पब्लिक देख रही हैं तो उनसे यही निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को सेफ रखें। ऐसे आध्यात्मिक का ज्ञान दिलाने से बढ़िया है आप स्वयं उनको संस्कार दें, बस यही चाहूँगा। और इससे सतर्क भी हो जाएं कि ऐसे भ्रमित करने वाले संस्थानों से न जुड़े। तो देखिए, जो खबर हमने आपको दिखाई थी राजनगर में आश्रम से किस तरीके से लड़की को उठाया जाया था, तो उसकी माताजी जो है वो मेरे साथ पूरी कहानी बताई कि 16 साल से ही उनकी जो लड़की है उनको किस तरीके से मैनिपुलेट करना शुरू किया, कैसे वो आश्रम पहुंची और अब वो अपनी सगी माँ से मिलना नहीं चाहती। तो ऐसा क्या हुआ, वो कहानी जो है आपने पूरी सुनी है, और ये सरकार से क्या मांग कर रही हैं ये भी आपने सुना। तो आश्रम में क्या हो रहा है ये आप सब जानते हैं। और उस महिला ने जो आश्रम में रहती थी, उनको भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि 2036 में जो दुनिया है वो ख़त्म होने वाली है। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 36 तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन आश्रम पर जो है वो बड़े आरोप लग रहे हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।